So, good afternoon, student. Today we are discuss about the classification of fish culture. But yesterday, what we discussed? We discussed about fisheries activity. In that fisheries activity, we discussed the capture fisheries, culture fisheries, and aquaculture. So yesterday we are discussed about the classification of fish culture. Okay, classification of fish culture. Okay, classification of fish culture is very important in this chapter. Okay, so in classification of fish culture, the classification of fish culture is divided into the three important part. Okay, which is divided into the three important part. First important part is on the basis of water. Okay, on the basis of water. Okay, so classification of fish culture is divided into the three basic part. That the first basic part is on the basis of water. Second, on the basis of temperature. Okay, on the basis of temperature. Okay, third, on the basis of species stock. On the basis of species stock. ठीक है, and fourth, on the basis of level of management. On the basis of level of management. Okay, so classification of fish culture is divided into the four important bases. First was on the basis of water. So what we discussed yesterday, I told you one important thing is that fish is aquatic animal, and fish is cold-blooded animal. So fish require, for फिश को जीने के लिए क्या चाहिए? वाटर चाहिए. क्यों? क्योंकि वो एक्वेटिक एनिमल है. मैंने आपको डिफरेंस बताया था, व्हाट इज एक्वेटिक एंड व्हाट इज टेरेस्ट्रियल. टेरेस्ट्रियल में कौन से एनिमल रहते हैं और एक्वेटिक में कौन से एनिमल रहते हैं. और मैंने ये भी बताया था कि दोनों में मतलब कौन से एनिमल रहते हैं, एक्वेटिक एनिमल और टेरेस्ट्रियल एनिमल. ठीक है, सो उनको क्या बोलते हैं ये भी मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था. ठीक है. नाउ वी आर डिस्कस ऑन द बेसिस ऑफ वाटर. Okay, so water is the important for the fish for living and all these activity which is happening in the water. Okay, so in what medium all the activities which is happening in the water. So the medium of the water, medium कौन कौन से हैं? फिश कहाँ रहती है? मैंने बताया था पॉन्ड में रहती है, सेकंड लेक में रहती है, ठीक है, थर्ड रिवर में रहती है, फोर्थ ओशन, ठीक है, एक्सेट्रा. सो इन सब जगहों पे क्या रहता है? फिश मतलब लिविंग कंडीशन में रहती है. ठीक है, वो जिंदा रहती है. सो हम ये बोल सकते हैं कि वाटर इज द इम्पॉर्टेंट फॉर द फिश फॉर लिविंग. ओके, सो अगर मैं वाटर की बात करूं, सो वाटर की कौन से वाटर में फिश रहती है? ठीक है, सो इन वाटर, ऑन द बेसिस ऑफ वाटर, दिस इज डिवाइडेड इनटू दी 4 पार्ट. ठीक है, फर्स्ट पार्ट इज फ्रेश वाटर. ठीक है, the fish which are live in the fresh water,
इट इज कॉल्ड एज फ्रेश वाटर फिश, ठीक है। सेकंड, मराइन वाटर, okay, the fish who can live in the oceans which is known as marine water fish. थर्ड, वार्म वाटर, ऐसे फिश कि जो वार्म कंडीशन में सर्वाइव करते हैं, मतलब वार्म कंडीशन में सर्वाइव करते हैं। वो क्या करते हैं, सर्वाइव कहाँ पे करते हैं फिश, वाटर में। सो वाटर का जो टेम्परेचर रहेगा वो क्या रहेगा, वार्म कंडीशन में रहेगा। और तभी भी फिश अगर वहाँ पे अगर सर्वाइव कर रही है तो हम उनको क्या बोलेंगे, ये वार्म वाटर फिश है, ठीक है। फोर्थ है कोल्ड वाटर। कोल्ड वाटर, इफ अगर मैं बात करूं इन दोनों की, फ्रेश वाटर फिश, फ्रेश वाटर और मराइन वाटर की, सो इसमें मैंने आपको बताया था कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्ट कम ज़्यादा रहता है। अगर मैं बात करूं फ्रेश वाटर की, सो फ्रेश वाटर में क्या रहेगा, जो सॉल्ट की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या रहती है, बहुत कम रहती है, ठीक है। डिक्रीज लिखने से अच्छा आप लेस लिख सकते हो, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट क्या होता है, कम होता है। अगर मैं मराइन वाटर की बात करूं, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द मराइन वाटर, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट इज मैक्सिमम, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट इज मैक्सिमम। और एक चीज बताई थी मैंने कि ब्रैकिश वाटर मतलब क्या, कि उसमें जो कॉन्सेंट्रेशन, अगर मैं 3 बीकर लूँ, ठीक है, 3 बीकर लूँ, ठीक है, यह है फ्रेश वाटर, ठीक है, यह है फ्रेश वाटर का बीकर, और यह है मराइन वाटर का बीकर, और यह है ब्रैकिश वाटर का बीकर। तो इसमें डिफरेंस क्या होगा कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट क्या रहता है, इसमें लेस रहता, इसमें क्या रहता, मैक्सिमम रहता। और इसमें क्या रहेगा, गेस करो, इसमें क्या रहेगा कि फ्रेश वाटर प्लस मराइन वाटर इज इक्वल टू ब्रैकिश वाटर। दी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस सॉल्ट इज न्यूट्रल, मतलब न्यूट्रल कंडीशन में रहता है, ठीक है। ज़्यादा सॉल्टी भी नहीं रहता है और ज़्यादा फ्रेश वाटर मतलब लेस सॉल्ट भी नहीं रहता है, ठीक है, मीडियम कंडीशन में रहता है, ठीक है। अगर मैं वार्म वाटर की अगर बात करूँ तो वार्म वाटर की कितना रहता है, इसका जो टेम्परेचर है वो रहता है 20 डिग्री सेंटीग्रेड टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, क्लियर। वार्म वाटर का टेम्परेचर कितना रहता है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड। और इस टेम्परेचर में क्या होता है, फिश कैन इजीली सर्वाइव इन दिस मीडियम, ओके, वार्म वाटर में, ठीक है। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द कोल्ड वाटर, सो टेम्परेचर इज अप टू 20 डिग्री सेंटीग्रेड, 20 डिग्री सेंटीग्रेड। सो लिसन स्टूडेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। Temperature is the physical factor which is directly affected to the aquatic animal. Okay, aquatic animal पे उसका डायरेक्टली अफेक्ट होता है। अगर हम रिवर की बात करें, अगर हम वार्म वाटर की बात करें, अगर रिवर में अगर वार्म वाटर है, तो अगर हम वार्म वाटर की बात करें तो अगर 20 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर टेम्परेचर अगर बिलो जाता है तो हम जो एक्वेटिक लाइफ है, एक्वेटिक लाइफ मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, तो एक्वेटिक एनिमल की बात कर रहे हैं। सो एक्वेटिक एनिमल में हम किसकी बात कर रहे हैं, तो फिश की बात कर रहे हैं। सो फिश क्या होंगी, डायरेक्टली अफेक्टेड होंगी उससे, ठीक है। एंड हो सकता है फाइनली इट विल डाई, ओके, इट विल डाई। हमारी इकोसिस्टम क्या होंगी, डैमेज, डिस्टर्ब हो जाएंगी, ठीक है, ड्यू टू इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग दी टेम्परेचर। किसके रीज़न की वजह से, तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग टेम्परेचर की वजह से। ओके, क्लियर है। सो ये है क्लासिफिकेशन ऑफ द फिश। फिश में हमने पहले क्या देखा, ऑन द बेसिस ऑफ वाटर। अभी हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिस टॉक, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिस टॉक। सेकंड है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर आता, पर टेम्परेचर हम नेक्स्ट इसमें लेंगे क्योंकि टेम्परेचर मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया हूँ, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिस
स्टॉक, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिस स्टॉक। सो ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिस स्टॉक, अगर मैं इसमें अगर आपको बताऊं कि इसमें ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिस स्टॉक इट कैन बी डिवाइडेड इनटू द 3 पार्ट, दैट इज मोनोकल्चर, पॉलीकल्चर एंड इंटीग्रेटेड फार्मिंग, ठीक है। इसमें कौन से, ये जो ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिस स्टॉक इट कैन बी डिवाइडेड इनटू द 3 पार्ट, ओके, दैट इज मोनोकल्चर, ठीक है, पॉलीकल्चर एंड इंटीग्रेटेड फार्मिंग। इंटीग्रेटेड फार्मिंग, ओके। सो व्हाट इज मोनोकल्चर? मैंने आपको मेरे स्टार्टिंग की वीडियो में बताया था, मोनो मीन्स व्हाट? मोनो मीन्स 1, ओके, पॉली मीन्स नंबर ऑफ, पॉली मीन्स नंबर ऑफ, ओके। सो मोनोकल्चर मतलब हम एक मीडियम में, सपोज एक मीडियम में अगर हम कल्चर कर रहे हैं, आया ना वर्ड है यहाँ पे कल्चर। कल्चर मीन्स क्या कि एक की स्पेसिस को क्या करना है, हमें ग्रो करना है, और जिसका प्रोडक्ट क्या रहेगा, फिश ही रहेगा, ठीक है, जिसका प्रोडक्ट क्या रहेगा, नंबर ऑफ फिश रहेगा। सो और नंबर ऑफ फिश को फिश भी बोल सकते हैं या फिर यील्ड भी बोल सकते हैं, ठीक है, यील्ड भी बोल सकते हैं, ठीक है। यील्ड मतलब नंबर ऑफ स्पेसिस। मोनो मतलब मोनोकल्चर मतलब एक मीडियम में एक ही स्पेसीज, मतलब एक ही स्पेसीज। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द कटला, एवरीबडी नो, एवरीबडी हर्ड दिस नेम कटला, ओके, एवरीबडी हर्ड दिस नेम, नो, कटला। कटला जो है, अगर एक मीडियम लूँ, ठीक है, एक मीडियम लूँ, सपोज एक पॉन्ड है, ठीक है, पॉन्ड में अगर सिंगल टाइप की अगर स्पेसीज ही अगर उसमें कल्चर करूँ, सो मैं क्या कर रहा हूँ, मोनोकल्चर, मतलब एक ही टाइप की स्पेसीज को कल्चर कर रहा हूँ। इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द पॉलीकल्चर, तो पॉलीकल्चर में क्या करते हैं हम, वहाँ पे नंबर ऑफ स्पेसीज, अब रोहू भी आ गया, ठीक है, मृगल भी आ गया, ठीक है। सो अगर ये 3 स्पेसीज लूँ और ये 3 स्पेसीज को यहाँ पे कल्चर करूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, पॉलीकल्चर, नंबर ऑफ स्पेसीज को कल्चर कर रहा हूँ, ठीक है, अंडरस्टैंड। और अगर इंटीग्रेटेड फार्मिंग की अगर मैं बात करूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, पॉलीकल्चर का ही रूल फॉलो कर रहा हूँ, बट उसमें क्या कर रहा हूँ, अदर एनिमल भी क्या कर रहा हूँ, कल्चर कर रहा हूँ, सो उसे क्या कहेंगे, इंटीग्रेटेड फार्मिंग। सो दिस इज व्हाट इज अबाउट व्हाट, ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसीज टॉक, ठीक है। अभी हम लास्ट पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ द बेसिस ऑफ लेवल मैनेजमेंट, ओके, लेवल मैनेजमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ लेवल मैनेजमेंट। मैनेजमेंट मतलब उस चीज को किस तरीके से मैनेज करना है हमें, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ लेवल मैनेजमेंट, okay, so on the basis of level management, in this basis हम इसमें on the basis of level management को क्या किया गया है, 4 चीज़ों में डिवाइड किया गया है। पहला है ट्रेडिशनल कल्चर, दूसरा है एक्सटेंसिव कल्चर। पहला क्या है इसमें, ट्रेडिशनल कल्चर, सेकंड एक्सटेंसिव कल्चर, थर्ड सेमी एक्सटेंसिव, फोर्थ इंटेंसिव कल्चर, इंटेंसिव कल्चर, ओके। यहाँ पे सेमी इंटेंसिव है ना, सॉरी, सेमी इंटेंसिव कल्चर। सो व्हाट इज दिस, दिस इज द टाइप ऑफ लेवल मैनेजमेंट। इन लेवल मैनेजमेंट क्यों पढ़ रहे हैं हम, क्योंकि हम क्लासिफिकेशन ऑफ फिश कल्चर देख रहे हैं। मतलब फिश का कल्चर करने के लिए
जो हमें चीज़ें लगती है वो चीज़ें हम देख रहे हैं, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ लेवल मैनेजमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ लेवल मैनेजमेंट इज डिवाइडेड इनटू द 4 टाइप, दैट इज ट्रेडिशनल कल्चर, सेकंड एक्सटेंसिव कल्चर, थर्ड सेमी इंटेंसिव कल्चर एंड फोर्थ इंटेंसिव कल्चर। सो ट्रेडिशनल कल्चर, इट इज़ द सिंपल कल्चर ऑफ फिश, इट इज़ द सिंपल कल्चर ऑफ फिश, ओके। सो ये जो ट्रेडिशनल कल्चर है, ये ट्रेडिशनल कल्चर मतलब ये बहुत पहले से कल्चर करते हुए आ रहे हैं इसका, और इसकी जो मेथड है वो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। इसमें क्या होता है, जो फिश है वो ये जो फिश है, फिश क्या करती है, फूड क्या करती है, नेचुरली फिश को फूड प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। इफ़ मैं अगर रिवर की बात करूँ, सो रिवर को जब हम रिवर पे जाते हैं तो रिवर के अंदर भी मतलब एक्वेटिक एनिमल्स है, ठीक है, एक्वेटिक एनिमल्स है। तो हम फिश को क्या वहाँ पे फूड देने जाते हैं क्या, नहीं। सो फिश क्या करती है, खुद ही अपना फूड नेचुरली लेती है, मतलब जू प्लैंक्टन्स हो सकते हैं वो, ठीक है, जू प्लैंक्टन हो सकते हैं, ठीक है, और वीड्स हो सकते हैं, और कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, स्मॉल ऑर्गेनिज्म, जो कि यील्ड प्रोड्यूस करने में और फिर उसके कल्चर करने में क्या होते हैं, हेल्पफुल होते हैं। सो इन ट्रेडिशनल कल्चर में क्या होता है, ये सिंपल मेथड है कल्चर करने की। फिश को कल्चर किसके करते हैं हम, फिश का कल्चर करने की बहुत सिंपल मेथड है, जिसमें जो है वो नेचुरल फूड और फिश को प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। और इसकी जो यील्ड ऑब्टेनिंग है, मतलब ये जो यील्ड ऑब्टेनिंग है, इसमें अगर हम इस कल्चर का इस मेथड का अगर यूज़ करके अगर कल्चर करते हैं तो यील्ड क्या होती है, यील्ड हमारी जो होती है वो लेस रहती है, ठीक है। प्रॉपर वे में हमें क्या यील्ड मतलब क्या है, प्रोडक्शन, यील्ड मतलब क्या है, प्रोडक्शन हमें क्या मिलता है, लेस मिलता है, ठीक है। प्रोडक्शन हमें लेस मिलता है, जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतना हमें नहीं मिलता। इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द एक्सटेंसिव कल्चर, सो ये इससे मतलब ट्रेडिशनल कल्चर की मतलब एडवांस है। ये जो एक्सटेंसिव कल्चर, ये ट्रेडिशनल कल्चर, अगर मैं कंपैरिजन करूँ ट्रेडिशनल कल्चर की, तो ये क्या है, एक्सटेंसिव कल्चर, ये इससे थोड़ी एडवांस है। इस एक्सटेंसिव कल्चर में क्या किया जाता है, एक्सटेंसिव कल्चर में जो है आर्टिफिशियल फूड प्रोवाइड किया जाता है, आर्टिफिशियल फूड प्रोवाइड किया जाता है, किसे, फिश को, फॉर व्हाट पर्पस, कल्चर के लिए। सो उससे क्या प्रॉफिट मिलता है, उससे प्रॉफिट मिलता है यील्ड, मतलब प्रोडक्शन, ठीक है। यील्ड ज़्यादा आने के लिए हम क्या करते हैं, एक्सटेंसिव कल्चर का अगर हमने यूज़ किया तो इसमें क्या है, एक ड्रॉबैक कि हमें फिश को क्या करना पड़ता है, आर्टिफिशियल फूड प्रोवाइड करना पड़ता है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ तो सेमी इंटेंसिव कल्चर, अगर मैं एक्सटेंसिव कल्चर और सेमी इंटेंसिव कल्चर की अगर बात करूँ तो सेमी इंटेंसिव कल्चर ये इससे एक्सटेंसिव कल्चर से काफ़ी बेहतर है, ठीक है। इसमें भी हमें क्या करना होता है, आर्टिफिशियल फूड प्रोवाइड करना पड़ता है। बट इफ़ वी कंपैरिजन बिटवीन द एक्सटेंसिव कल्चर एंड सेमी इंटेंसिव कल्चर, द प्रोडक्शन इज मैक्सिमम एज कंपेयर टू दिस एक्सटेंसिव कल्चर एंड सेमी इंटेंसिव कल्चर। किसका प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है, तो सेमी इंटेंसिव का प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा मिलता है। इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द इंटेंसिव कल्चर, सो इंटेंसिव जो कल्चर है वो बहुत ही एडवांस कल्चर है, जो कि आज फॉलो हो रहा है, हर जगह पे फॉलो हो रहा है। इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द कल्चर, अगर हम फिश का कल्चर कर रहे हैं और इंटेंसिव मेथड अगर हम यूज़ कर रहे हैं, सो इसमें क्या होता है कि जो फिश है उसको हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियल फूड प्रोवाइड करते हैं यहाँ पर भी, बट द प्रोडक्शन द स्केल ऑफ द प्रोडक्शन इज मैक्सिमम, इंक्रीज और मैक्सिमम काफ़ी ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू दिस थ्री। इनसे क्या होता है, इसका जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन ऑफ यील्ड, ये क्या होता है, ज़्यादा होता है, किसमें, इंटेंसिव कल्चर में। सो दिस इज व्हाट इज अबाउट द ऑन द बेसिस ऑफ लेवल मैनेजमेंट, ओके। सो नाउ
हमने बात करी है फिश का पहले हमने इंट्रोडक्शन देखा, फिर हमने फिशरीज की एक्टिविटीज़ देखी, फिर हमने क्लासिफिकेशन देखा। अब हम बात करेंगे कि फ़िश कैचिंग क्या होती है, फ़िश प्रोसेसिंग क्या होती है, ठीक है, फ़िश मार्केटिंग क्या होती है। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है कि उसमें क्या चीज़ रहने वाली है। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है उसमें क्या चीज़ रहने वाली है। ओके, फ़िश कैचिंग। फिश कैचिंग, ठीक है, फिश कैचिंग मतलब क्या, सिंपल वे में जाएंगे हम, सिंपल वे में। कैचिंग मतलब क्या, कैचिंग मतलब है किसी चीज़ को हार्वेस्ट करना। सपोज आप अगर क्रिकेट मैच देख रहे हो, अगर किसी ने क्या करता है, बॉल अगर पकड़ता है तो वो क्या होता है, उसने कैच किया। ठीक है, उसने कैच किया। तो इसमें भी सेम चीज़ होती है। कैचिंग किसकी होती है, क्रिकेट में बॉल की होती है, तो इसमें क्या होती है, फिश की कैचिंग करना। आपने फिशरमैन को देखा होगा जो क्या करता है कि फिश को क्या करता है, कैप्चर करता है। आप कैचिंग बोलो, या फिर इसको दूसरा वर्ड है कैप्चरिंग बोलो, या फिर आप तीसरा वर्ड यूज करो हार्वेस्टिंग बोलो। बोथ आर सेम इन फिश कैचिंग में, फिश कैप्चरिंग में या फिश हार्वेस्टिंग में जो प्रोसेस है वो पूरी की पूरी सेम है। ठीक है, हम क्या करते हैं इस फिश कैचिंग में नेट्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, नेट्स का यूज़ करते हैं। क्यों करते हैं, फिश कैचिंग के लिए। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि फिश, अब हम क्या पढ़ रहे हैं, फिश कैचिंग, फिश प्रोसेसिंग और फिश मार्केटिंग। सो ये कहीं ना कहीं किस चीज़ से कर रहा है, तो बिजनेस, कहीं ना कहीं रिलेटेड किससे कर रहा है, तो इकोनॉमी से रिलेटेड कर रहा है। ठीक है, अगर हम बिजनेस पर्पस की बात करें, देखो स्टूडेंट, इसका यूज़, फिश का यूज़ बहुत, फिश के मैंने 3 इम्पॉर्टेंट और बेसिक यूज़ बताए थे आपको। तो उसमें मैंने आपको क्या कहा था कि फ़िश का पहला यूज़ मैंने आपको बताया था, उसमें से तीनों में से एक चीज़ मैंने बताया था कि फ़िश को बिजनेस पर्पस के लिए क्या किया जाता है, उसका कल्चर किया जाता है। अब उस कल्चर किए हुए फ़िश को अगर हमको हार्वेस्ट करके अगर मार्केट में बेचना है, तो उसके बीच में आता है, पहले हमने क्या किया, कैचिंग, फिर किया मार्केटिंग, बट इनके बीच में भी एक पॉइंट है जो कि इंपॉर्टेंट है, वो है प्रोसेसिंग। ठीक है, कैचिंग, प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग। ठीक है, कैचिंग, प्रोसेसिंग और मार्केटिंग। सो इसमें हम क्या कर रहे हैं, पहले फिश कैचिंग। सो कैचिंग में हम क्या करते हैं कि फिश को वहां से हार्वेस्ट करते, कैच करते विद द हेल्प ऑफ नेट्स, ओके। सो इन फिश कैचिंग देयर इज द नंबर ऑफ एग। अब अगर मैं बात करूं कि मुझे सिर्फ गोल्ड फिश हार्वेस्ट करना है, ठीक है, गोल्ड फिश को कैच करना है, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि मुझे ब्लू व्हेल भी हार्वेस्ट करना है, या फिर आप ले लो कि रोहू फिश को हार्वेस्ट करना है। सो जो नेट मुझे गोल्ड फिश हार्वेस्ट करने में लगेंगी, क्या मुझे सेम चीज़ रोहू फिश हार्वेस्ट करने में लगेगी क्या? सो नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि जो नेट्स है वो सब, जो नेट्स है उसका यूज़ क्या होता है, अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ और अकॉर्डिंग टू द बॉडी साइज ऑफ फिश, वो क्या होता है, चेंज होता है। वो क्या होता है, चेंज होता है। तो कौन कौन से नेट्स का यूज़ हम करते हैं, आज अभी हम उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। सो ऐसे बहुत से नेट है जिसका हम यूज़ करते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू शेप एंड साइज ऑफ द फिश, ठीक है। शेप और साइज ऑफ द फिश के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, अलग अलग नेट्स क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो उसमें कौन कौन से नेट आते हैं, एक्टिव नेट, पैसिव नेट, ठीक है, आप नाम लिख लो, एक्टिव नेट, सेकंड पैसिव नेट्स,
थर्ड ड्रैग नेट, ठीक है, डीप नेट, मिसलेनियस नेट, ठीक है। कभी कभी हम क्या करते हैं, कभी कभी हम जार का भी यूज़ करते हैं, ठीक है, बास्केट का यूज़ कर सकते हैं, फिर हम बैग नेट का यूज़ करते हैं। सो इस पे से आपको एक आइडिया आ गया होगा कि ऐसे काफ़ी नेट है, ऐसे बहुत सारे नेट है जिसका हम यूज़ क्या करते हैं, यूज़ क्यों करते हैं, तो फिश कैचिंग के लिए और फिश कैप्चरिंग और फिश हार्वेस्टिंग वॉट एवर, ओके। फिश कैचिंग के लिए हम इन जैसे नेटों का यूज़ करते हैं। सो आप देख रहे हो यहाँ पे अलग, सबके नाम अलग अलग है। क्यों अलग अलग है, क्योंकि इनका ये जो नेट है, इनका जो साइज़ है वो अकॉर्डिंग टू हमें किसके अगर हम यूज़ करते, अगर हमें यूज़ करना है तो हम किसके अकॉर्डिंग यूज़ करेंगे, कि उन फिश को देख के अगर यूज़ करेंगे। अगर मैं ब्लू व्हेल की बात करूँ तो मैं ये जो जिससे मैं गोल्ड फिश हार्वेस्ट करता हूँ वो तो मैं यूज़ नहीं कर सकता ना, क्योंकि ब्लू व्हेल क्या है, साइज़ में बहुत बड़ी है, इसलिए मैं वो नेट यूज़ नहीं कर सकता, ठीक है। सो ऐसे बहुत सारे नेट है जो कि हम अकॉर्डिंग टू दी शेप एंड अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द फिश यूज़ करते हैं। ओके, क्लियर हो गया होगा अभी आपको, ठीक है। फिर हम क्या यूज़ करते हैं, इसके अलावा हुक्स यूज़ करते हैं, ठीक है, हुक्स यूज़ करते हैं, ठीक है, हुक्स यूज़ करते हैं और लाइन गियर यूज़ करते हैं, ठीक है, ट्रैप यूज़ करते हैं, ठीक है, ट्रैप्स यूज़ करते हैं। ट्रैप्स मतलब किसी चीज़ को अगर हमें पकड़ने के लिए हम क्या करते हैं वहाँ पे ट्रैपर लगाते हैं, ठीक है, वो वहाँ पे फिश कैचिंग में, ठीक है। सो फॉर फिशिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन इन अ लार्ज रिवर, लेक एंड डीप reservoir mechanism and a non-mechanized boat such as मसूला, ट्रॉवेल बोट एक्सेट्रा, ठीक है। सो अगर मैं इन नेट्स का यूज़ मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं नेट का यूज़ कर रहा हूँ फॉर कैचिंग दी फिश, फॉर कैचिंग दी फिश। ऐसे अगर मैं एक रिवर पे गया, ठीक है, मैं अगर एक रिवर पे गया और रिवर पे जाके मुझे कैसे पता कि कौन से, अब रिवर बहुत बड़ी होती है, ठीक है। अगर मैं रिवर का छोड़ो, अगर मैं ओशन में गया, ठीक है, तो ओशन पे अगर मैं बोट पे अगर बैठ के गया तो मुझे पता होना चाहिए ना कि कौन से एरिया में, कौन से जगह पे ज़्यादा से ज़्यादा फिशेस है, ज़्यादा से ज़्यादा फिशेस है। तो उस चीज़ का पता लगाने के लिए, क्यों पता लगाने के लिए, फॉर फिश कैचिंग, उस चीज़ का पता लगाने के लिए व्हाट वी यूज़ द इलेक्ट्रो फिशिंग, लाइट फिशिंग एंड फिश फाइंडर। देखो, इलेक्ट्रो फिशिंग, ओके, सेकंड फिश फाइंडर, थर्ड वन सोनार, ओके। सो और एक्सेट्रा, ऐसे बहुत सारे टेक्निक्स है दैट वी आर इजी, अगर हमने इसका यूज़ किया, सो दैट वी आर इजीली फाइंड द number of fish where, okay, the location of the fish, and finally we use these types of net, we can easily catch the fish, okay. so इन डिवाइसों का यूज़ कहाँ होता है, क्यों होता है, हमें फाइंड आउट करने के लिए, पहले पता लगाने के लिए कि फ़िश कहाँ है, उसके बाद में हम इन चीज़ का यूज़ करके क्या करते हैं, फिश कैचिंग करते हैं। आई होप यू गेट माई पॉइंट, ओके। सो ये होता है फिश कैचिंग। अभी हम बात करेंगे, हमने फिश को कैप्चर कर लिया, सपोज अज्यूम करो कि हमने फिश को कैप्चर कर लिया, अब हमें उस पर प्रोसेस करना है। तो प्रोसेस करने के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है, प्रोसेस करने के लिए मैं आपको एक अच्छा सा एग्जांपल देता हूँ।
फिश प्रोसेसिंग। ओके, सो फिश प्रोसेसिंग में क्या होता है, अगर सपोज मैं यहाँ पर हूँ, यह है वर्धा, ठीक है, मुझे फॉर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू मुझे फिश को मुंबई लेके जाना है, ठीक है, मुंबई लेके जाना है। अगर मैं वर्धा से मुंबई अगर देखूँ, अगर मैं ट्रांसपोर्टेशन अगर देखूँ, मुझे अगर ट्रक में अगर लेके जाना है तो मुझे कितना टाइम लगेगा, मुझे 1.5 और 2 डेज लग सकते हैं, ठीक है। अज्यूम करो, हर चीज़ अज्यूम करो, हर चीज़ समझेंगे आपको। फिश प्रोसेसिंग, ठीक है, फिश प्रोसेसिंग में हम क्या पढ़ रहे हैं कि फिश को प्रोसेस मतलब क्या भाई, हमने तो अभी फिश पकड़ ली, तो अभी हमको उसको डायरेक्टली मार्केट में बेचना है, पर हम डायरेक्टली नहीं बेच सकते ना, हमें पहले उस पर अगर यहाँ से लेके तो यहाँ तक जाए तक हमें कितना टाइम लगता है, 1.5 डेज और 2 डेज मैक्सिमम लग सकते हैं। तो हम क्या करते हैं कि फिश को क्या करते हैं, प्रिजर्व करते हैं। प्रोसेसिंग करना मतलब क्या, प्रिजर्व करना मतलब क्या, प्रिजर्वेशन प्रोसेस जो रहती है वो रहती है एक तो सॉल्ट या फिर आइस, ठीक है, या फिर ड्राई आइस या फिर रेफ्रिजरेटर और एक्सेट्रा। हम क्या करते हैं, जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होते हैं, ठीक है, वो अगर हमारे घर में लाए तो हम क्या करते हैं, उसे प्रिजर्व करके रखते हैं। वाई वी प्रिजर्व दिस फिश, बिकॉज ड्यू टू फिजिकल फैक्टर। अब फिजिकल फैक्टर किस तरीके से अफेक्ट होता है, अगर मैं फिश को अगर आउटर मोस्ट इन्वायरमेंट में अगर ऐसे ही छोड़ दूँ, ठीक है, अगर ऐसे ही छोड़ दूँ तो क्या होगा कि अगर टेम्परेचर अगर 45 डिग्री सेंटीग्रेड अगर एटमॉस्फेयर में है, तो अगर मैं फिश को अगर ऐसे ही छोड़ दूँ उन्हें बिना प्रिजर्व करके, तो क्या होगा, हमारी जो फिश है वो क्या होंगी, ख़राब हो जाएंगी, ठीक है। तो ये टेम्परेचर फिजिकल फैक्टर रहा। और दूसरा, अगर मुझे एक जगह से दूसरी जगह जाना है और उसमें अगर मुझे ज़्यादा दिन लग रहे हैं, तो मैं क्या करूँगा कि मैं किस चीज़ का यूज़ करूँगा, तो मैं सॉल्ट का यूज़ करूँगा, ठीक है, क्योंकि मेरी जो फिश है वो ख़राब नहीं होनी चाहिए और जो है मुंबई तक वो सही सलामत पहुँचनी चाहिए, उसके बाद में मैं उस पर मार्केटिंग करूँगा, ठीक है। तो अभी हम इसको थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे कि फ़िश प्रोसेसिंग मतलब क्या होता, मतलब फिश प्रोसेसिंग करना इन द सेंस, आप ऐसा भी बोल सकते हो कि फ़िश को प्रिजर्व करना, ठीक है, फिश को प्रिजर्व करना विद द हेल्प ऑफ नंबर ऑफ टेक्निक का यूज़ करके हम क्या करते हैं, फिश की क्वालिटी मेंटेन करते हैं। प्रिजर्व करते हैं मतलब क्या करते हैं कि फिश की क्वालिटी को मेंटेन करते हैं विद द हेल्प ऑफ नंबर ऑफ मेथड्स। ओके, आइदर इट यू कैन यूज सॉल्ट, आइस, ड्राई आइस और रेफ्रिजरेटर। ओके, सो इसको हम थोड़ा सा अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं कि डीप फ्रीजिंग की, ठीक है, डीप फ्रीजिंग की, और अगर मैं बात करूं कि फ्रीजिंग की, तो फ्रीजिंग में क्या होता है कि फ्रीजिंग में क्या होता है, हमने देखा है कि फिश क्या होती है, वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड, ये जो है फ्रीज में क्या होता है, आइस होता है, मतलब उसका जो टेम्परेचर है वो कम रहेगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे फिश जो है वो कोल्ड ब्लडेड, अगर मैं बोलूं कि वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे सर्वाइव करती है, ठीक है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे सर्वाइव करती है, तो मुझे जो है वो फ्रीज का जो है वो टेम्परेचर कितना रखना होगा, 10 to 20 डिग्री सेंटीग्रेड, इससे कम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर इससे कम करे तो उसके जो मतलब सेल्स है फिश के, वो क्या होते हैं, श्रिंक होने चालू हो जाते हैं, वो स्मेल ज़्यादा मतलब जो उसकी जो मतलब अगर
फिश को अगर किसी अगर बैक्टीरिया का अगर अटैक अगर हुआ तो क्या होगा, फिश क्या है वो ख़राब होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, उसी टाइप का अगर ये है, अगर मैं टेम्परेचर कम करता हूँ तो उसका जो ब्लड है वो क्या हो जाएगा, क्लॉट हो जाएगा फिश का, और क्या होगा, फिश क्या होंगी, ख़राब होना स्टार्ट हो जाएंगी। एक टाइम के बाद में, कुछ टाइम तक अच्छी रहेंगी, उसके बाद में क्या होगा, ख़राब होना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, और उसकी जो क्वालिटी है फिश की वो क्या होंगी, डिक्रीज़ होंगी, मतलब कम होंगी। और अगर मैं इसको अगर मार्केट में बेचता हूँ तो क्या होगा, जो मुझे कॉस्ट मिलनी चाहिए थी वो कॉस्ट मुझे नहीं मिलेंगी। क्यों? क्योंकि मैं एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू क्या कर रहा हूँ, फिश की कैचिंग कर रहा हूँ, फिश को प्रोसेस कर रहा हूँ एंड फिश की मार्केटिंग कर रहा हूँ। तो फिश की क्वालिटी टिकाने के लिए, फिश को अच्छी तरीके से रखने के लिए, उसका मार्केट वैल्यू अच्छी रखने के लिए, उसकी क्वालिटी अच्छी रखने के लिए हम क्या करते हैं कि नंबर ऑफ चीज़ों का यूज़ करते हैं, जैसे कि सॉल्ट, आइस, ड्राई आइस, रेफ्रिजरेटर, फ्रीजिंग, डीप फ्रीजिंग, कैनिंग। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज कैनिंग। कैनिंग मतलब क्या? कैनिंग मतलब इट इज़ द टर्म ऑफ very effective term of to preserve the fish. Okay, the product remain in good condition with a maximum flavor. Fish is cut into the boneless with a piece of the, इसमें क्या होता है कि जो बोनलेस फिश है, ठीक है, उसको क्या किया जाता है, उसको इस तरीके, सपोजली अगर ये फिश है बोनलेस फिश, ठीक है, ये बोनलेस फिश है, तो इसको क्या किया जाता है, कट किया जाता है। ठीक है, इनटू दी पीसेस, और इसे क्या किया जाता है, इसे प्रिजर्व किया जाता है। ठीक है, इसे प्रिजर्व किया जाता है। और ये कैनिंग जो है वो क्या है, गुड, एक ऐसी मतलब एक ऐसी मेथड है जो कि प्रिजर्वेशन जो है वो ज़्यादा टाइम के लिए, मतलब मैक्सिमम टाइम के लिए हम क्या कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं। ठीक है, फिश की क्वालिटी जो है वो मैक्सिमम टाइम के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसको उससे बचा सकते हैं। ठीक है, एज कंपेयर टू दिस सॉल्ट, आइस, ड्राई आइस एंड रेफ्रिजरेटर। ओके, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, फिश कैचिंग, फिश प्रोसेसिंग, ठीक है, एंड फिश मार्केटिंग ऑल्सो। ठीक है, एग्जाम में इस पे क्वेश्चन रहता ही है कि फिश कैचिंग क्या होता है, फिश प्रोसेसिंग क्या होता है। ठीक है, सो स्टूडेंट, आज हमने फिश प्रोसेसिंग देखा, पहले तो क्लासिफिकेशन देखा, क्लासिफिकेशंस के ऑन द बेसिस ऑफ टाइप देखे, उसके क्लासिफिकेशन क्या मतलब ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर रहता है, ऑन द बेसिस ऑफ वाटर रहता है, ऑन द बेसिस ऑफ लेवल मैनेजमेंट रहता है। ठीक है, उसके बाद में हमने देखा है कि फ़िश को किस तरीके से कैचिंग किया जाता है, किस तरीके से प्रोसेसिंग किया जाता है। सो स्टूडेंट, कल हम देखेंगे फ़िश मार्केटिंग। ठीक है, आज हमने क्या देख लिया, फ़िश को कैप्चर भी कर लिया, कैप्चर मतलब फ़िश को कैच भी कर लिया और फिश पे प्रोसेस भी कर लिया। उसके बाद हम कल देखेंगे फ़िश मार्केटिंग। अगर कोई चीज़ अगर डाउट होगा, कुछ चीज़ अगर आपको समझी नहीं होंगी तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, या फिर आप ग्रुप पे मैसेज करके मुझे बता सकते हो। कल मैं उस चीज़ को और अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करके बताऊँगा। ठीक है, जो मैंने आज चीज़ें पढ़ाई वो आप घर पे थोड़ा सा पढ़ना उस चीज़ के बारे में। ठीक है, तो आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच स्टूडेंट, मिलते हैं कल।